वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। तो ऑस्टियो मतलब होता है बोन, अर्थ मतलब होता है जॉइंट, जिसे हम ऐसे प्लस के सिंबल से भी शो करते हैं, और अर्थराइटिस का इटिस का मतलब जो होता है वो होता है इन्फ्लेमेशन। तो ये तीन शब्द हमें क्या बता रहे हैं कि कोई ऐसी डिजीज है जहाँ पर एक इन्फ्लेमेशन आएगी जॉइंट के बीच में। अब इसके बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, बहुत सारे मल्टी फैक्टरल कॉजेज हो सकते हैं, और वेट वियरिंग जॉइंट्स के अंदर ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। और ये एक तरीके की डीजनरेटिव डिजीज है, मतलब कि ये आपकी अगर एक बार हो गई तो फिर उसकी जो प्रोग्रेस है वो होती ही रहेगी, ठीक है। और ओल्ड एज पेशेंट्स के अंदर ये ज़्यादातर देखने को मिलती है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि किन जॉइंट्स के अंदर होती है और ये क्यों होती है, कैसे होती है, ठीक है। तो ये मोस्टली होती है हमारी वेट वियरिंग जॉइंट्स के अंदर। वेट वियरिंग जॉइंट्स हमारे होते हैं जिनके ऊपर पूरा का पूरा हमारे जो वेट है बॉडी का वो पड़ता है, जैसे कि हमारी नी जॉइंट हो गया या फिर हमारा हिप जॉइंट हो गया, ठीक है। जैसे हमारी पेरिफेरल जॉइंट्स है, एल्बो जॉइंट, इसके ऊपर कोई वजन नहीं पड़ रहा है, ठीक है, नॉर्मली हमारे चलने पर। बट मैं स्टैंडिंग में खड़ी हूँ तो मेरी जो नी है उसके ऊपर मेरी पूरी बॉडी का वेट पड़ रहा है, तो इट्स अ वेट वियरिंग जॉइंट, ठीक है। तो वहां पर और हम उसको यूज भी ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो वियर एंड टीयर की वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। तो इसका एक कॉज क्या है, वियर एंड टीयर की वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलती है। अब इसकी हम पैथोलॉजी देखते हैं, इसके अंदर क्या होता है। ये है हमारा नी जॉइंट, ठीक है, ये फ्यूमर और ये टीबिया। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, एक होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज, एज वी नो दैट कि वो एंडिंग ऑफ द बोन के अंदर लगा हुआ होता है, दोनों बोन्स के ऊपर। ये ब्लू कलर से मैंने शो किया हुआ है, यहाँ पर ये है आर्टिकुलर कार्टिलेज, ओके। एसी से मैं दिखा रही हूँ आर्टिकुलर कार्टिलेज का। और ये हमारा साइनोवियल फ्लूइड आसपास भरा हुआ है, और ये हमारा पूरा जॉइंट कैप्सूल बना हुआ है। अब क्या होगा अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है किसी भी वेट वियरिंग जॉइंट में, तो वहां पर, अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ओके। तो वहां पर क्या होगा कि जो हमारा कार्टिलेज है इसके अंदर का जो वाटर कंटेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, और प्रोटियोग्लाइकन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कार्टिलेज की फंक्शनिंग के लिए, एज अ बायोमैकेनिकल शॉक एब्जॉर्बर के लिए, वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज डिक्रीज हो गई, वाटर कंटेंट तो इंक्रीज हो गया और प्रोटोग्लाइकन डिक्रीज हो गया, तो वो जो काम करने की कैपेसिटी थी कार्टिलेज की वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो चुकी है। अब लेकिन वेट बियरिंग जॉइंट है तो इसको कॉन्टिन्यूसली अपना काम करते रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा फिर फिब्रिलेशन, ठीक है। फिब्रिलेशन के अंदर क्या होता है कि ये जो कार्टिलेज है ये प्रॉपर्ली डिस्ट्रॉय होने लग जाएगा और वहां पर बिखरने लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है यहाँ से डिस्ट्रॉय होने लग गया और ये बिखरने लग गया, ठीक है, इस तरीके से। तो कुछ कार्टिलेज, अब कार्टिलेज यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कि जॉइंट को फाड़ करके बाहर निकल जाए, ऐसा तो नहीं होगा। अगर वो वहां से खराब भी हुआ है या डिस्ट्रॉय हुआ है तो वो जॉइंट के अंदर ही रहेगा, ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर ही रहेगा, कहीं ना कहीं थोड़े से पार्ट जो होंगे उसके अंदर ही पड़े रहेंगे। तो यहाँ पर अभी हमें क्या चीज देखने को मिली, ये जो कार्टिलेज यहाँ पर टूटा है वो हमारी एक लूज बॉडी को बना देगा, ठीक है, लूज बॉडी की फॉर्मेशन कर देगा। और यहाँ से कार्टिलेज हट चुका है तो बोन जो है अब एक तरीके से डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रही है। डायरेक्टली कांटेक्ट में इन सेंस कि अब जो फर्क है वो डायरेक्टली बोन पर पड़ेगा, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज की फंक्शनिंग थी वो डिक्रीज हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या होगा कि अब बात आ चुकी है डायरेक्टली हमारी बोन के ऊपर। अब बोन के ऊपर ये जो आपका स्पेस है ये रिड्यूस हो जाएगा, ये पास पास आ जाएगी बोन, ठीक है, स्पेस रिड्यूस हो जाएगा। और मीडियल साइड पर ज्यादा रिड्यूस होता है, मतलब कि इस तरीके से, मतलब इस तरफ कंप्रेशन की फोर्स आएगी, ठीक है, इस तरफ दब जाएगा पैर, और यहाँ पर ये डिफॉर्मिटी को पैदा करेगा जिसे हम बोलेंगे जेनो बैरम, ठीक है। जेनो बैरम डिफॉर्मिटी को भी पैदा कर देता है ये। जेनो बैरम क्या होता है, इस तरीके से, ठीक है, ये नीज है हमारी दूर दूर, ठीक है। तो ये हमारी जो है ये नी है। अब क्या होगा यहाँ पर कि बॉन डायरेक्टली आ चुकी है, स्पेस कम हो चुका है, अब जो कॉन्टेक्ट है वो दो बॉन्ड्स के बीच में डायरेक्ट होने वाला है और स्पेस रिड्यूस हो चुका है। यहाँ पर अब ऑस्टियोफाइट्स की फॉर्मेशन होना
शुरू हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी सेल्स की कॉर्नर्स में, और यहाँ पर ही इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा ऑस्टियोफाइट्स की फॉर्मेशन। नुकीले एंड्स देखने को मिलेंगे। ऑस्टियोफाइट होता है कि नुकीले एंड, जो बोन है उसकी एंडिंग पे कोनों पर इस तरीके से नुकीलापन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जो बोन है वो कमजोर होती जा रही है, ठीक है। तो ये चीज थी हमारी कि फिब्रिलेशन हो गया, यहाँ पर लूज बॉडीज फॉर्म हो गई। उसके बाद डायरेक्ट बात क्या आई हमारे साइनोवियल फ्लूइड पर, साइनोवियल फ्लूइड पर बात आई। साइनोवियल फ्लूइड जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब कि उसकी वजह से स्पेस रिड्यूस हो गया, स्पेस रिड्यूस हो गया। और फिर जो है जो बोन्स हैं वो वहां पर ऑस्टियोफाइट्स बनने शुरू हो गए, ठीक है। ये चीज थी आपकी पैथोलॉजी ऑस्टियोआर्थराइटिस की, ठीक है। अब देखते हैं आगे, और ये कौन सी डिफॉर्मिटी को पैदा करता है, जेनुवेरम को। जेनुवेरम क्या होता है, इस तरीके से जो है, मतलब मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, इस तरीके से जो है ये पैर दूर दूर चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो कंप्रेसिव फोर्स पड़ेगी वो पड़ेगी आपकी इस तरफ, और जो टॉर्शन फोर्स पड़ेगी वो पड़ेगी इस तरफ, ठीक है। तो मीडियल साइड पर ज्यादा फोर्स पड़ रही होगी। अब हम देखते हैं इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स बोल लीजिए या फिर सिम्टम्स बोल दीजिए, अगर आपके कोई भी क्लिनिक पे आता है तो उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको इसके अंदर जो है इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी, जो सबसे पहला और कॉमन सिम्टम है। स्टिफनेस देखने को मिलेगी जॉइंट के अंदर, ओके। एक क्रिप्टस होता है। क्रिप्टस क्या होता है, जब भी आप मूवमेंट करोगे तो एक आवाज प्रोड्यूस होगी, कट कट वाली जो आवाज होती है उसको बोलते हैं क्रिप्टस, ठीक है। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो मेन सिम्टम होता है वो होता है हमारा क्रिप्टस, ठीक है। तो ये आपका मेन सिम्टम है क्रिप्टस, ओके। और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो आपकी जो स्पेस है वो रिड्यूस हो चुका होगा, मसल वेस्टिंग हो रही होगी, और यहाँ पर देखने को मिलेगा मसल स्पाज्म, ठीक है। जॉइंट के अंदर एक तरीके की अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, ओके। तो ये थे कुछ क्लिनिकल फीचर्स, इन्फ्लेमेशन, स्टिफनेस, क्रिप्टस। जो आवाज पैदा होती है, आवाज आती है मूवमेंट के टाइम पर, तो इसको कहते हैं क्रिप्टस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर। अब आगे अंदर जो है एक चीज और कि इनिशियली जो पेन होगा वो बहुत डल होगा, इनिशियली पेन काफी डल होगा, लेकिन बाद में चलते चलते जो है वो बिकेम वर्स, बेकार होता जाएगा, बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाएगा पेशेंट को। और ये ज्यादातर जो है हमारा एल्डर पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलता है, और ये बायलैटरल होता है, मतलब दोनों ही जॉइंट्स पर होगा। ऐसा नहीं है कि एक साइड के राइट पर हो गया या लेफ्ट पर हो गया, ऐसा नहीं होगा, दोनों साइड के पैरों पर होगा, ओके। तो ये चीज थी हमारे कुछ क्लिनिकल फीचर्स। अब आगे देखते हैं, हम देखेंगे एग्जामिनेशन। भाई पेशेंट भी आ गया, सब चीज हो गई, अब आप उसकी एग्जामिनेशन जब करेंगे तो क्या क्या चीज देखनी होगी। सबसे पहले हम देखेंगे टेंडरनेस, कि जॉइंट पर टेंडरनेस है या नहीं है। टेंडरनेस क्या होती है, जब भी आप किसी पेशेंट को टच कर रहे हो तो वहां पर वो पेन की कंप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसके साथ क्या होता है, जैसे आपने टच किया किसी को तो वो पेन बताएगा। ऐसा कभी कभार होता है कि कॉन्टिन्यूसली पेन हो रहा होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि टच करने पर पेन हो रहा होता है, तो उसको कहते हैं टेंडरनेस। टेंडरनेस के हमारे 4 ग्रेड्स होते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहे हैं क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। 4 ग्रेड होते हैं, 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो 0 होगा जब आप उसको टच कर रहे हो कोई पेन नहीं हो रहा, 1 होगा जब आप उसको टच कर रहे हो तो थोड़ा सा पेन हो रहा है, 3rd होगा जब आप उसको टच कर रहे हो तो वो थोड़ा सा मुंह बना रहा है, एक मतलब अलग तरीके के एक्सप्रेशंस दे रहा है, नॉर्मल फेस नहीं लग रहा, उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, एक तरीके से अपने फेस से बोलना चाह रहा है। और जो 3rd ग्रेड होगा वो होगा आपका कि जैसे आप उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हो वो अपने हाथ को दूर लेके जा रहा है, कोई भी जगह उसको दूर लेकर के जा रहा है कि मुझे टच मत करो, उसको इतना ज्यादा सीवियर पेन हो रहा है, ठीक है। तो ये होती है टेंडरनेस, उसको वहां पर आप चेक करोगे टेंडरनेस है या नहीं है। दूसरी चीज क्रिप्टस, एज आई टोल्ड यू
कि क्रिप्टस जो होता है इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन और फीचर किसी भी पेशेंट के लिए। तो वहाँ पर जब आप उसका मूवमेंट करा रहे हो, अगर क्रिप्टस आ रहा है तो वो एक मेजर इंडिकेशन दे देता है कि यहाँ पर चांसेस इंक्रीज हो चुके हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के। ओके, एंड द थर्ड वन इज वेस्टिंग ऑफ मसल्स, अगर वहां पर हो रही है तो वेस्टिंग ऑफ मसल, खासकर जो मसल की वेस्टिंग होगी वो होगी आपकी क्वाड्रिसेप्स की, क्वाड्रिसेप्स मसल्स की वेस्टिंग होगी। एंड द फोर्थ वन इज क्रिप्टस, आई थिंक दिख रहा होगा। फोर्थ वन इज कि कोई डिफॉर्मिटी तो पैदा नहीं हो रही है, ठीक है, कोई डिफॉर्मिटी है या नहीं है, जेनोवेरम या जेनोवेलकम ऐसी कोई डिफॉर्मिटी वहां पर है या नहीं है। तो ये हो गए हमारे एग्जामिनेशन के लिए यूज करने जाने वाली चीजें। अब देखते हैं कि जब आप उसको डायग्नोस करोगे तो उसके लिए कुछ आपको, तो जब आप उसको डायग्नोस करोगे तो कुछ आपको हेल्प लेनी पड़ेगी एक्सरे वगैरह की, इन सब चीज़ों की। तो जब आप एक्सरे जो है यहाँ पर मेनली यूज किया जाता है डायग्नोसिस के लिए, ठीक है, डायग्नोसिस के लिए हम इसके अंदर एक्सरे का यूज करते हैं। और एक्सरे के अंदर आपको कुछ चीजें देखनी होंगी, एज वी नो कि जो लूज बॉडीज थी वो बन चुकी थी कार्टिलेज के डिस्ट्रॉय होने की वजह से। तो ये चीजें आपको दिखाई देंगी एक्सरे के अंदर भी। कोई लूज मार्कर ही खत्म हो चुका है, लूज बॉडी तो नहीं है जॉइंट के बीच में, ठीक है, और जो जॉइंट स्पेस है वो रिड्यूस हो चुका है। ओके, और ऑस्टियोफाइट्स की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो ये कुछ की फीचर्स हैं जो आपको देखने होंगे जब आप एक्सरे को देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एग्जामिनेशन के लिए, आपका एक्सरे की हेल्प लेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको नहीं वो होती है या क्लू या डाउट रहता है तो एमआरआई वगैरह पर आगे की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें ट्रीटमेंट के लिए कुछ सर्जरी भी हो सकती है, और अगर इनिशियल स्टेज है उसकी ऑस्टियोआर्थराइटिस की, या आफ्टर सर्जरी फिजियोथेरेपी ऑलवेज वर्क्स, ठीक है। तो ट्रीटमेंट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो एक वो है कि कॉन्ड्रो प्रोटेक्टिव, कॉन्ड्रो इन सेंस कार्टिलेज के लिए बोलते हैं। अब यहाँ पर जो प्राइमरली इफेक्शन आता है, इफेक्ट करती है ये डिजीज, वो करती है कार्टिलेज को। तो अगर आप कॉन्ड्रो प्रोटेक्टिव एजेंट्स उसको दे रहे हो, कॉन्ड्रो प्रोटेक्टिव एजेंट्स, ठीक है, जिसके अंदर आता है आपका ग्लूकोसामाइन, ओके, कोलेजन पेप्टाइड, ये कुछ चीजें हैं जो आपकी कॉन्ड्रो प्रोटेक्टिव होती है, मतलब कि कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। सेकेंड वन इज आप एनर्जेसिक देंगे उसको पेन मैनेजमेंट के लिए, एनर्जेसिक। थर्ड वन इज आप देंगे उसको विस्को सप्लीमेंट्स, ठीक है। तो विस्को सप्लीमेंट्स भी आपके साइनोवियल फ्लूइड और कार्टिलेज के ऊपर वर्क करेंगे। ये थी कुछ चीज़ें ट्रीटमेंट के लिए। अब यहाँ पर देखते हैं अगर सर्जरी की बात आती है तो सर्जरी में आप किस तरीके से ट्रीटमेंट देंगे। सर्जरी होती है यहाँ पर दो तरीके की, ठीक है, दो तरीके की सर्जरी होती है। पहली होगी आपकी सर्जरी जब आप उसको प्रिजर्व करना चाह रहे हैं प्रॉपरली, उसको मतलब रिप्लेस नहीं करना चाह रहे, इनिशियल स्टेज है, जस्ट प्रिजर्व करने से काम चल जाएगा, तो वो होती है हमारी प्रिजर्वेटिव होती है। और एक होती है हमारी रिप्लेसमेंट, कि पूरी तरीके से जो जॉइंट है वो खराब हो चुका है, अब यहाँ पर रिप्लेसमेंट होगी ही, ठीक है। तो इसके अंदर प्रिजर्वेटिव के अंदर क्या होता है कि आर्थ्रोप्लास्टी कर सकते हैं, आर्थ्रोप्लास्टी कर सकते हैं या ऑस्टियोटॉमी कर सकते हैं, ठीक है, ऑस्टियोटॉमी। ये दो सर्जरीज हैं जिसके अंदर आप ऑस्टियोटॉमी और आर्थ्रोप्लास्टी कर सकते हैं। और फिर रिप्लेसमेंट के अंदर तो आता है, एक होता है आपका टोटल नी रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट या टोटल हिप रिप्लेसमेंट, जो भी जौन सा भी जॉइंट डिफेक्ट हुआ है उसके हिसाब से, ठीक है। टोटल नी रिप्लेसमेंट का बता दे रहे हैं, ठीक है, टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट, कोई सा भी जॉइंट हो, एंड पार्शियल जॉइंट रिप्लेसमेंट,
ओके, तो ये था प्रॉपर हमने क्या क्या पढ़ा है आज कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का मीनिंग क्या होता है, क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, पैथोलॉजी क्या होती है, एग्जामिनेशन क्या होती है, एक्सरे के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट देखना होगा, और सर्जरी कौन कौन सी होती है, और क्या ट्रीटमेंट में कौन कौन सी सप्लीमेंट्स देंगे, एनर्जेसिक वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।